हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं हम लोग? प्रॉपर समझ में आ रहा है हम लोगों को? मैं लगातार आपको बता रहा हूं और आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक थ्योरी ऑफ डिमांड को लेकर आ रहे हैं। ये थ्योरी ऑफ डिमांड, ये समझ लीजिए इकोनॉमिक्स की जान है। इकोनॉमिक्स की जब भी आपका कहीं भी पॉइंट चलेगा इकोनॉमिक्स का, तो डिमांड कंसेप्ट आएगा बार बार, क्योंकि पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डिमांड पर ही बेस्ड है। यदि हम मैक्रो की भी बात करें तो भी डिमांड पर है, वो एग्रीगेट डिमांड पर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं माइक्रो की, यानी इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी इकोनॉमी बेस्ड डिमांड पर ही करती है। आपकी जीडीपी कितनी होगी, दैट्स बेस्ड ऑन द डिमांड। अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है, इकोनॉमी में डिमांड जनरेट हो रही है, तो जीडीपी जनरेट होगी, जीडीपी बढ़ेगी। यानी कि अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो डिमांड एक ऐसा चैप्टर है, डिमांड एक ऐसा टर्म है जो आप कहीं भी, आप इकोनॉमिक्स के किसी भी लेवल पर डिस्कस करेंगे तो डिमांड हमेशा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो डिमांड को समझें कि डिमांड है क्या। डिमांड है क्या, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना, समझ ना। डिमांड यानी कि कस्टमर जब किसी गुड्स को परचेज करने जाता है, ठीक है ना, पूरी फाइनल प्लानिंग करता है कि मुझे उस गुड्स को परचेज करना है, तो वो डिमांड है। तो उस डिमांड में क्या क्या खास बातें हुई भाई? डिमांड ऐसी थोड़ी हो गई। तो डिमांड के लिए यानी कि आपके माइंड में कोई एक स्पेसिफिक क्वांटिटी डिसाइड हुई ना, कि भाई कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वांटिटी मुझे खरीदनी है। फिर उसके लिए क्या चाहिए आपको? परचेजिंग पावर। ठीक है, मेरा मन है खरीदने का, मुझे कार खरीदनी है, बट देयर शुड बी अ मनी। मेरे पास उसके लिए परचेजिंग पावर होनी चाहिए। जो रिसोर्स, जिस रिसोर्स से वो पर्टिकुलर कॉमोडिटी, स्पेसिफिक कॉमोडिटी परचेज की जाएगी, जिससे हम उसको खरीद सकते हैं, वो मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है ना। जो परचेजिंग पावर है भाई, किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? मनी ना, पैसा भी तो होना चाहिए। तीसरा, तो क्या क्या हुआ? सबसे पहले कि आपको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी या स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक कॉमोडिटी, नॉट क्वांटिटी, कॉमोडिटी डिसाइड करनी है। नेक्स्ट, आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, यानी खरीदने के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए। थर्ड, रिक्वायरमेंट है, मुझे गुड्स, पैसा भी है, जरूरी नहीं है कि वो डिमांड है। उस डिमांड के लिए जरूरी है कि आपके पास जो फंड्स हैं, जो एनफ मनी है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, आपके पास विलिंग भी होनी चाहिए कि आप उस पैसे को स्पेंड करें, यानी विलिंगनेस टू स्पेंड। विलिंगनेस टू स्पेंड क्या क्या? 3 चीजें हो गई। ध्यान से रखना है कि डिमांड के अंदर 3 चीजें हुई कि एक आपकी क्वांटिटी की आपकी नीड है, उस नीड को पूरा करने के लिए आपके पास मनी है और आप उस मनी को स्पेंड भी करना चाहते हैं, तो डिमांड की तरफ आया। अब वो क्वांटिटी जब लेने के लिए जाएंगे तो उसके लिए आपको जहां चाहिए वो क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि उसका प्लेस, उसका टाइम, उसका प्लेस और उसके प्राइस उसके साथ मैच करने चाहिए भाई, जब भी तो खरीदेंगे हम। ठीक है, पैसे हैं, डिमांड है, खर्च भी करना चाहते हैं, लेकिन वो मार्केट में इस समय महंगी मिल रही है, नहीं खरीदेंगे। इस समय अवेलेबल नहीं है, नहीं खरीदेंगे। तो क्लियर हो रहा है, समझ में आई क्या बात? तो मैंने टॉपिक इसलिए आपको लिख कर दिया है, डिजायर्ड फॉर स्पेसिफिक कॉमोडिटी, उसके लिए सफिशिएंट परचेजिंग पावर, फिर उसके पास आपके पास खरीदने के लिए रिसोर्स, और उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमोडिटी, जिसमें प्राइस, टाइम और प्लेस चाहिए। तो डिमांड क्या है? ठीक है, डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी, डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी क्या है? यानी कि कॉमोडिटी की डिमांड जो हम बाय करना चाहते हैं। तो कॉमोडिटी इज डिमांड रेफर्स टू बाइंग ऑफ द कॉमोडिटी विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, विद द सफिशिएंट परचेजिंग पावर, विद द टाइम, प्लेस एंड प्राइस। क्लियर? तो एक डेफिनेशन अपने आप बनानी है, यानी कि आपको वर्ड्स को जोड़ना है। देखिए, मैंने आपसे लगातार कह रहा हूं, लर्निंग में नहीं जाना है, समझना है। लर्न भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लर्न मत कीजिए, लेकिन समझते हुए आप लर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपके समझ में आ जाएगा, और फिर उसके थ्रू आपकी जो एक स्किल है, अंडरस्टैंडिंग स्किल है, वो डेवलप होती है। राइटिंग स्किल डेवलप होती है कि आपको कुछ टॉपिक समझ में आया और आपने उसको कुछ वर्ड्स में मेंटेन किया और बना दी डेफिनेशन। भाई, इकोनॉमिक्स के अंदर डेफिनेशन का तो एक रोल है बहुत बड़ा। ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स में 10 लोग बैठेंगे तो डेफिनेशंस 11 हैं। भाई 10 लोगों की 10 डेफिनेशन, और फिर 10 लोगों से जो एक कंक्लूजन हुआ, एक
और डेफिनेशन, तो डेफिनेशंस बहुत हैं, लेकिन सभी डेफिनेशंस को ना तो लर्न किया जा सकता है, तो हमें अपनी एक डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी होगी और दो एक डेफिनेशन लर्न भी करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा लर्न नहीं करनी, लर्न भी करनी होगी, लेकिन उनसे थ्रू एक प्रॉपर डेफिनेशन अपनी तैयार कीजिए जिस पर कि टीचर हमको हमेशा अच्छे मार्क्स स्कोर करें, यानी कि आपकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी डेवलप हो। मानते हैं ना कि लर्न कर लिया, लिख दिया, एग्जाम में काम खत्म हो गया, नहीं नहीं, हमारी क्वालिटी जो हम स्टडी कर रहे हैं इसका लॉजिक क्या है। स्टडी का मतलब ये नहीं कि मार्क्स ले आए काम खत्म हो गया, मार्क्स तो लाने हैं, मार्क्स तो लाने हैं, हमारा मिशन 100 है, उसकी सक्सेस में हम आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन हमें अपनी क्वालिटी को डेवलप करना है, अपनी जो पावर है उसको डेवलप करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, तो मैंने फीचर्स बताए, उससे आपको डेफिनेशन क्रिएट कराई। इसके बाद मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता था कि टाइप्स ऑफ डिमांड है कितने टाइप की, द टाइप्स ऑफ डिमांड। तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस में हमारे पास है नहीं, बस मैं केवल टाइप्स ऑफ डिमांड समझा रहा हूँ। फिर इनमें वैसे दो हमारे पास तो बिल्कुल श्योर ही है, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड है, एक दो चार। तो प्राइस डिमांड विच इज बेस्ड ऑन प्राइस, डिमांड विच इज बेस्ड ऑन प्राइस कॉल्ड द प्राइस डिमांड। जो प्राइस पर बेस्ड है, प्राइस इंक्रीज करे डिमांड रिड्यूस हो गई, प्राइस रिड्यूस करे डिमांड इंक्रीज हो गई, वो हम बताएंगे क्या क्या, लेकिन प्राइस डिमांड क्या है, विच इज बेस्ड ऑन द प्राइस। और ये दो तरह की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक दूसरी होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल यानी कस्टमर की डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड यानी कस्टमर की डिमांड। हमें भूलना नहीं है बार बार कि हम माइक्रो डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रो, मैक्रो नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट यानी इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि मार्केट के कुछ कस्टमर, ठीक है, तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगी। इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल कस्टमर की डिमांड, सिंगल कस्टमर की डिमांड, ठीक है, और यह है मार्केट की डिमांड। तो थोड़ा कहो तो मैं तो समझा दे रहा हूं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है प्राइस डिमांड। हमारे यहाँ जो सिलेबस में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो प्राइस डिमांड का होगा। तो प्राइस डिमांड में आपको दो चीज़ पढ़नी पड़ेंगी, एक तो शेड्यूल और एक कर्व, शेड्यूल और कर्व। तो शेड्यूल और कर्व को मैं ले लेता हूँ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल पिछले चैप्टर्स में लगातार पढ़ रहे हैं, कभी हम उसको सेट कहते थे, है ना, कभी शेड्यूल कह रहे हैं। शेड्यूल क्या है? एक टेबल है। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल मीन्स टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एट डिफरेंट प्राइस लेवल, डिफरेंट प्राइस लेवल इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। तो टेक्निकली दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, सीधा सीधा, बट डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल क्या टेबल में होती है, तो दैट मीन्स टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड। अब टेबल में कोई एक ही प्राइस थोड़ी होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होते हैं, तो डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छा कर लीजिए, यानी कि शेड्यूल इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एट द डिफरेंट प्राइस लेवल। क्लियर है ना? तो बनानी है खुद ही, लर्न नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, एकदम अपने आप कि भाई आपने कहा प्राइस डिमांड में डिमांड शेड्यूल, तो डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल क्या है? शेड्यूल क्या है मैं बनाकर दिखाऊंगा बाद में, पहले हम थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल यानी टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। भाई डिमांड शेड्यूल पूछ रहा हूं ना, शेड्यूल नहीं पूछ रहा। क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एट डिफरेंट प्राइस। अब आप कहेंगे डिमांड कर्व क्या है? अरे कर्व लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतने लेक्चर्स में हमने कंटिन्यू करा। कर्व कुछ नहीं होता है, जो टेबल होती है उसको ग्राफ पे फिट कर दीजिए, है ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। क्लियर? तो शेड्यूल क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन। कर्व क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल एट डिफरेंट प्राइस लेवल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। भाई वहां भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि आपसे डिमांड कर्व पूछा, आप कहीं केवल प्रेजेंटेशन दे दी, अब शेड्यूल क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होगा कि डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल एट डिफरेंट प्राइस लेवल। क्लियर हो गया ना? क्लियर। अब कभी कभी टर्म्स इसी में आ जाता है, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये बड़ा टॉपिक आ जाता है, कई बार होता है। तो डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड अभी बताया ना मैंने कि डिमांड क्या था? डिमांड यानी कि डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस,
यानी प्राइस चेंज करोगे क्वांटिटी चेंज होगी, इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी। समझ रहे ना? प्राइस के चेंज होने से जब क्वांटिटी चेंज हो रही है तो वो डिमांड कह रही है, यानी कि डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड। व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड? डिफरेंस पूछता है, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड जब भी लिखना है। डिमांड में तो डिमांड की डेफिनेशन ही लिखनी है। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस क्या है? एक ही डिफरेंस है। डिमांड रेफर टू डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस, while quantity demanded refers specific quantity demanded at specific price। समझे कि एक ही प्राइस, यानी कि एक सिंगल प्राइस। मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 रुपीज पर, क्वांटिटी भाई 20 है, तो क्या हो गया? क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि प्राइस यानी स्पेसिफिक प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड। अब डिफरेंट प्राइस बताऊं, इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, दैट इज डिमांड। आया माइंड में? नहीं, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड क्लियर होना चाहिए। तो मैंने डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड आपको समझाया, मैंने आपको फीचर्स ऑफ डिमांड पढ़ाया, टाइप्स ऑफ डिमांड डिस्कस कर रहा हूं मैं। इसमें प्राइस डिमांड को मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल डिमांड यानी कि एक सिंगल कस्टमर की डिमांड, मार्केट डिमांड यानी एक मार्केट में डिफरेंट कस्टमर हैं उनकी टोटल डिमांड, इनकम डिमांड इनकम पर बेस्ड है। whenever the demand is derived through income, whenever demand is derived through income, that's called income demand। इनकम पर बेस्ड है। जैसे अगर हम प्राइस पर देखें तो प्राइस पर डिमांड हमेशा होती है नेगेटिव। क्या होती है? नेगेटिव। यदि आप प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि प्राइस डिमांड क्या है? नेगेटिव। जबकि इनकम डिमांड, अब इनकम डिमांड को समझने के लिए आपको दो चीज देखनी पड़ेंगी। इसमें होते हैं दो तरह के गुड्स, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल जनरली सुपीरियर टाइप के गुड्स होते हैं, इंफीरियर जो घटिया बेकार, यानी कि उन्हें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि लोग गरीब हैं, लोगों की इनकम नहीं है, ठीक है, वो हो गए इंफीरियर। वो जनरल गुड्स जो सभी लोग खरीदते हैं जिन पर पैसा है, वो कौन से हो गए? नॉर्मल गुड्स। तो जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स, इनका इफेक्ट तो होता है पॉजिटिव। इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है डिमांड घटती है। भाई जर्नल है, इनकम बढ़ेगी तो खरीदूंगा, नहीं है तो नहीं खरीदूंगा। लेकिन जो इंफीरियर है, इंफीरियर क्यों खरीद रहे थे आप? कौन से गुड्स थे? तो जो गरीब आदमी खरीद रहा था, उसको पैसे नहीं है, अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो वो क्यों खरीदेगा भाई? वो भी अच्छी खरीदने लगेगा। यानी कि इनकम बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ने वाली नहीं है, उल्टा घटने वाली है, यानी कि नेगेटिव। किस किस चीज में ध्यान दिया? हमने पढ़ाया प्राइस डिमांड, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड हो चाहे वो मार्केट डिमांड हो, नेगेटिव रिलेशन रहेगा। इनकम डिमांड दो तरह के गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रहेगा, इनकम बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन जो इंफीरियर घटिया गुड्स है उसे गरीब लोग खरीद रहे हैं जिन पे इनकम नहीं है। जैसे डालडा घी, कौन खरीद रहा है? गरीब आदमी खरीद रहा है ना। अब उसकी इनकम बढ़ गई तो वो डालडा घी ज़्यादा नहीं खरीदेगा, बल्कि डालडा घी को खरीदना कर देगा बंद और उसकी जगह खरीदेगा फिर देसी घी। आ गया ना? क्यों खरीदूंगा भाई मैं डालडा क्यों खरीदूंगा? इनकम मेरी अच्छी है तो मैं देसी घी खाऊंगा, डालडा घी नहीं खाऊंगा। तो यानी कि इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, यानी इनकम बढ़ी डिमांड कम हो गई। तो ध्यान से रखना है इनकम डिमांड। एक होती है क्रॉस डिमांड, एक का इफेक्ट, एक गुड्स का इफेक्ट दूसरे पर पड़ता है। प्राइस किसी और के चेंज किए, क्वांटिटी किसी और की चेंज हो गई, उसे कहते हैं क्रॉस डिमांड। एक का इफेक्ट दूसरे पर पड़ना। तो पहले हम समझा दूं, दो तरह के गुड्स हैं, एक हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये पूरे के पूरे लेक्चर्स में इन्हीं को डिस्कस करते रहेंगे हम। तो जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट समझते ना कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? सब्स्टिट्यूट यानी उसके अगेंस्ट कुछ और, यानी कि मुझे ये नहीं मिला तो इसका सब्स्टिट्यूट ले आया मैं। सब्स्टिट्यूट यानी कि वैसे तो हम उसको क्या कहते हैं, स्थानापन्न। हिंदी में क्या कहते हैं, एक की जगह जो दूसरी चीज, एक के स्थान पर जो दूसरी चीज यूज हो सकती है उसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट, सप्लीमेंट्री भी कहते हैं कुछ लोग, सप्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स। लाइक भाई मैंने कहा इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल उस पर एजम्पशन पर बेस्ड है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में लिए हमने टी और कॉफी। टी और कॉफ़ी, हम मानते हैं कि टी की जगह कॉफ़ी पी जा सकती है, कॉफ़ी की जगह टी पी जा सकती है, मतलब एजम्पशन है ये हमारी। तो कहने का पर्पज़ ये है कि टी और कॉफ़ी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि टी की जगह, टी और कॉफ़ी दोनों साथ में ही, टी नहीं है तो कॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी नहीं है तो टी पी ली, तो यानी सब्स्टिट्यूट, चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी, कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट टी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक साथ यूज होती हैं, एक साथ, अलग अलग उनका कोई रोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कौन से गुड्स? कार का पेट्रोल के साथ। अब कार है पेट्रोल नहीं है तो कार का क्या यूज, मतलब फिर मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पशन लेनी है मुझे, मैं कार और पेट्रोल कह रहा हूँ तो कार पेट्रोल से ही चलेगी। अब तुम कहने लगो डीजल से चलेगी जी, सीएनजी से चलेगी जी, एलपीजी से चलेगी जी, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने जिसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ इकोनॉमिक्स में हम उसी की बात कर रहे हैं। उसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि कार केवल पेट्रोल से चलेगी, तो कार और पेट्रोल का, पेट्रोल केवल कार में ही यूज होगा बस। अब बताइए क्या होगा, तो कार का क्या यूज पेट्रोल के बिना, पेट्रोल क्या यूज कार के बिना, तो कार और पेट्रोल क्या हो गए दोनों एक साथ, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या हो गया, टी और कॉफी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कार, पेट्रोल, पेन, पहले फाउंटेन पेन आते थे उसमें इंक डलती थी, पेन, इंक। तो किसी भी चीज़ को ले लीजिए जो दो चीज़ें एक साथ यूज होती हैं, ब्रेड बटर। अब हमारे इंडिया में तो हम बटर को भाई पराठों से खा लेते हैं, हमारे कोई बात थोड़ी है, लेकिन एक जनरली जो कहा जाता है वो ब्रेड बटर के साथ यूज होता है। तो अगर हम एग्जांपल देंगे तो ये एजम्पशन है उसके अंदर कि भैया ब्रेड बटर से ही खाया जाएगा और बटर ब्रेड से ही खाया जाएगा, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, दोनों साथ हैं तो है, नहीं तो नहीं है। तो क्लियर हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स टी और कॉफी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार और पेट्रोल, ब्रेड और बटर, पेन और इंक। जॉइंट डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ही कहते हैं। अब इन्होंने अलग से एक डिमांड बना दी थी तो मैंने इसे लिखकर समझा दिया कभी कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो जॉइंट डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जहां दो गुड्स एक साथ यूज होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसके बाद है कंपोजिट डिमांड, ध्यान देना यहाँ पर, कंपोजिट डिमांड यानी कि एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट यूज हैं। क्या है? डिफरेंट यूज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बताइए इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज है? एक यूज है क्या? इलेक्ट्रिसिटी का हजारों यूज है। इलेक्ट्रिसिटी के यूज क्या है? एक यूज है क्या? किसी एक पर्टिकुलर काम में यूज लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट यूज है, ठीक है ना। कोयला है, कोयले के क्या यूज है? डिफरेंट यूज हो रहे हैं। चलो कोयले तुम्हें कम समझ में आ रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगी। मिल्क ले लो, हमारी इंडिया में मिल्क एक लाइफ लाइन है। मिल्क पीने में हम मिल्क यूज करते हैं, टी में हम मिल्क यूज करते हैं, कॉफी में हम मिल्क यूज करते हैं, समझ रहे ना, एक कल्चर है मिल्क हमारी। यानी कि इतने डिफरेंट यूज हैं। पनीर, मक्खन, घी, जो समझ रहे हैं ना मेरी बात के लिए, सारी मिठाइयाँ, सारी स्वीट्स किस पर बेस्ड है? मिल्क पर। तो दैट मीन्स मिल्क हैव द डिफरेंट यूज। तो उसकी जो डिमांड उसको हम कंपोजिट के नाम से जाने। तो डिफरेंट यूज यानी कि वो सभी प्रोडक्ट जिनकी डिमांड या जिनके यूज डिफरेंट हैं, बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं उसके, तो उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड। एक होती है डायरेक्ट डिमांड जो किसी पर बेस्ड नहीं है, यानी कि किसी और, ये इस तरह से एग्जाम्पल है, जैसे इन दोनों को मिलाकर डायरेक्ट और ड्राइव्ड डिमांड क्या है? डायरेक्ट या ड्राइव्ड। तो डायरेक्ट डिमांड, कोई सी बाकी डिमांड को डायरेक्ट कर दीजिए जो डायरेक्टली यूज होगी।
अब जैसे बच्चे को टॉफ़ी देनी है तो किसी भी बेस थोड़ी है, वो तो टॉफ़ी की डिमांड टॉफ़ी पे रहेगी। तो एक हो गई डायरेक्ट डिमांड, एक हो जाती है डराइव्ड डिमांड। क्लियर है? तो डायरेक्ट और ड्राइव। ड्राइव्ड क्या है? जो डायरेक्ट नहीं है वो किसी पर बेस्ड है, किसी पर बेस्ड है। जैसे सपोज करो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई, मान लो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ाते हैं, सपोज करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अचानक स्कूटी की डिमांड बढ़ गई मार्केट में, स्कूटी की डिमांड बढ़ गई। अब स्कूटी की डिमांड बढ़ गई तो स्कूटी की क्वांटिटी ज़्यादा सेल होगी, स्कूटी की क्वांटिटी ज़्यादा सेल होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा लेबर लगानी पड़ेगी, यानी लेबर की डिमांड अपने आप ही बढ़ गई। तो लेबर की डिमांड क्या है? ड्राइव डिमांड, विच इज़ बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ स्कूटी। तो स्कूटी की डिमांड के कारण हमारी लेबर की डिमांड बढ़ गई। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड से उसकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनसे वो प्रोडक्ट बन रहा है, जो चीज़ यूज़ हो रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनकी जो डिमांड बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड डिमांड। तो डायरेक्ट डिमांड और ड्राइव डिमांड में दोनों में आपको डिफरेंस को समझना होगा। ठीक है ना? डायरेक्ट डिमांड क्लियर है ना? मैंने आइसक्रीम, टॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, तो क्या इनकी डिमांड? डायरेक्ट डिमांड है, किसी चीज़ में बेस थोड़ी है। लेकिन होता है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक कहेंगे तो आप कहेंगे कि भाई गर्मी में डिमांड ज़्यादा होगी और ठंड में नहीं होगी। लेकिन डायरेक्ट डिमांड से कहने का पर्पस है किसी और चीज़ पर बेस्ड नहीं है, किसी प्रोडक्ट पर बेस्ड नहीं है डिमांड, वो डायरेक्ट डिमांड है। जबकि डायरेक्ट डिमांड जो है वो किसी पर बेस्ड है, किसी पर बेस्ड है। अगर किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, किस चीज़ की डिमांड घटेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है ना? इकोनॉमी में एकदम रिसेशन, मंदी आ जाए, डिप्रेशन आ जाए बिल्कुल, तो क्या होगा? डिमांड कम होगी, तो फिर भैया लेबर खाली हो जाएगी, लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। तो आपको समझना है, देखिए बेसिकली ये मैंने तुम्हें केवल ओवरऑल ओवरव्यू दिया है। ये सभी चीज़ें अभी आने वाले टॉपिक्स में हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग में हमारे पास आएंगी, क्योंकि इसमें तो मैं वहाँ चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से ग्राफिकल वे में समझाऊंगा। यहाँ मैंने ज़्यादा ग्राफिकल सिस्टम नहीं लिया। आपका पर्पज़ ये था कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाए कि डिमांड क्या है। ठीक है? डिमांड कितने तरीके की है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस क्या है। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक को, डिमांड को समझाते हुए, क्योंकि डिमांड एक बड़ा चैप्टर है तो उसके 3-4 वीडियो कम से कम जरूर बनेंगी। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मेरी इंस्टा आईडी है Ajay/Garg/001। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेन जरूरी जो चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहें और हम सक्सेस की राह पर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हम सारा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं आपको आपके घर पर। थैंक यू। और आप इसको जरूर नोट जरूर करते रहें।